अयतुल्लाह अली खamenei की मौत का बदला लेते लेते ईरान कहां तक पहुंचेगा? हालात कैसे बदलते जा रहे हैं? पल पल बदलते हालात में पश्चिम एशिया में युद्ध और नाजुक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। ईरान की IRGC ने आज दावा किया कि इजरायल में नेतन्याहू के दफ्तर पर उसने हमला किया है। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इजरायल में ऐसे किसी हमले की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सवाल उठ गया है कि अयतुल्लाह अली खamenei का बदला नेतन्याहू पर हमले से लेने की कोशिश की गई है क्या? इस बीच पश्चिम एशिया के 11 देशों पर ईरानी हमले से टकराव गंभीर हो गया है। आज ईरान का टारगेट दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सऊदी अरब की रास टैन्यूरा रिफाइनरी थी। रिफाइनरी को किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं, लेकिन उसे अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब समझिए। इस बीच तेहरान पर इजरायल ने ताजा हमले किए। ईरान ने कल इजरायली हमले में नातांज परमाणु हमले को निशाना बनाए जाने का दावा तक किया है। हालांकि IAEA अब सामने आया है। IAEA इससे इनकार कर रहा है। पश्चिम एशिया के संकट पर दुनिया की बढ़ती चिंताओं के बीच रशिया और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने UAE के राष्ट्रपति से बात की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के संकट पर चिंता जताई है। सवाल यह है कि क्या स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? हल्ला बोल की हम चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध असाधारण संकट की ओर बढ़ चला है। ईरानी सेना का बयान है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर मिसाइल दागी गई। हालांकि ईरानी मिसाइल के इजरायल तक पहुंचने का कोई सबूत नहीं है। पश्चिम एशिया में गरज रही मिसाइलों के बीच ईरान का दावा यह भी है कि रविवार को नातांज परमाणु साइट पर हमला हुआ। परमाणु वॉचडॉग IAEA में ईरानी राजदूत के इस दावे से सनसनी मच गई है, जबकि IAEA ने कहा कि परमाणु साइट पर हमला या नुकसान के संकेत नहीं है। अमेरिका इजरायल के हमले में ईरान घायल है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान में 555 लोग मारे गए, लेकिन ईरान ने पश्चिम एशिया के लगभग हर कोने में अपने हमलों से हड़कंप मचा रखा है। ये सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जहां ईरानी हमला हुआ। इस बीच न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट है कि पश्चिम एशिया के संकट से यूरोपीय गैस की कीमतें 22% बढ़ गई हैं। उधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान है कि अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। मंत्रालय के बयान में अमेरिकी विमानों के क्रैश होने की वजहों को नहीं बताया गया, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे की तस्वीरें जारी कर अपने इरादे जाहिर किए हैं। ईरानी हमलों के जवाब में 7 देशों अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE ने साझा बयान में ईरान को चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 11 देशों पर हमले किए हैं। इनमें साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश सैन्य अड्डा शामिल है। ईरान के पलटवार के बीच पहली बार यूरोप के 3 बड़े देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का संकेत दिया है। फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल को पूर्वी मध्य सागर में रवाना कर दिया है। उधर इजरायल ने ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह पर सैन्य कार्रवाई की है। पश्चिमी एशिया में चारों ओर मची तबाही के बीच चीन और रूस ने अमेरिका और इजरायल के हमले में अयतुल्लाह अली खamenei के मारे जाने की निंदा की है, जबकि भारत ने खamenei पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और संवाद का समर्थन किया है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इस बीच खamenei पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आने के बावजूद कांग्रेस के बयान में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खamenei की हत्या की कड़ी निंदा करती है, जो बिना औपचारिक युद्ध की घोषणा के किया गया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 16 सितंबर 2024 का भारतीय विदेश मंत्रालय का एक बयान साझा किया, जिसमें भारत के खिलाफ की गई खamenei की टिप्पणी की निंदा की गई थी।
उधर आज श्रीनगर में खामेनेई की मौत के विरोध में हालात बेकाबू होते दिखे। इस बीच आज भारत ने अमेरिका, ईरान और इजराइल के दूतावासों की सुरक्षा और बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। आईडीएफ ने यह दावा किया, इजरायली डिफेंस फोर्स ने, कि उन्होंने हिजबुल्लाह के जो इंटेलिजेंस चीफ है, खुफिया प्रमुख, उसको मार गिराया है। यह इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा है, क्योंकि देखिए इजराइल इस युद्ध को कई मुहाने पर लड़ रहा है। हुसैन मकलेद को हमले में ढेर किया है। आईडीएफ का दावा है, वो जानते हैं कि ईरान पर हमला और खामेनेई की मौत का मतलब यह है कि उनका जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, हिजबुल्लाह, हमास और हूती, वो अपनी अपनी तरह से एक्टिव होंगे। इराकी मिलिशिया इराक में क्या कर रहा है आप देख ही रहे हैं। ऐसे में वो हिजबुल्लाह भी चाहते हैं कि वहां पर भी उनकी कमर तोड़ी जाए, और इसीलिए उनका ये दावा कि डिफेंस फोर्स का इजराइल के, कि उन्होंने हिजबुल्लाह के खुफिया एजेंसी चीफ का, खुफिया प्रमुख का मार गिराया है। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सैयद जमीर अब्बास साहब, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम जॉइनिंग में हमारे बिशंबर दयाल साहब, जल्दी से एक कमेंट इस पर, क्योंकि अब ये आर पार की लड़ाई बनती दिख रही है, फैलाव बहुत हो रहा है। उधर ट्रंप हालांकि स्टामर से फिर बढ़ गए। आज सुबह हम लोग जनरल मेस्टर्न बात कर रहे थे कि कैसे लगता है कि खामेनेई मरने के बाद यूनिफाइंग फैक्टर बन रहे हैं यूरोप और अमेरिका के बीच में, लेकिन वहां भी मतभेद दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई में वो हिजबुल्लाह पर भी वैसा ही आक्रामक हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमास कंप्लीटली मार्जिनाइज है, तो अब उसका नेक्स्ट टारगेट हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह को मार्जिनाइज कर देता है तो उसका इमीडिएट जो थ्रेट है अंजना, वो डिमिनिश हो जाता है। और अगर आप ईरान को मान लो कंप्लीट आर पार की लड़ाई ना भी जीत पाए, ईरान को मार्जिनाइज कर दें, ईरान के अंदर एक गवर्नमेंट जो न्यूट्रल सी गवर्नमेंट आ जाए, ईरान थोड़े दिन के लिए ईरान की पावर कम हो जाए, ईरान सपोर्ट करना बंद कर दे, तो फिर इजराइल जो है वो बिल्कुल सेफ है अपने इलाके में, जो नेतन्याहू का एक एम है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो आज की जो लड़ाई है, ये अमेरिका ने आर पार की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इसमें अगर इस बार अमेरिका हट जाता है, इराक और इजराइल हट जाता है, तो मेरे ख्याल में फिर ये दोनों का यहाँ अस्तित्व बहुत कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है, क्या ईरान भी इतना आसानी से गिव अप कर देगा? ना, अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा है। जब बात का जो हमने अभी बात भी उनकी सुनाई जनरल मेस्टर्न, वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ते दिख रहे हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। इस बीच 3-4 बड़ी खबरें जो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि ट्रंप पर ईरान की विदेश मंत्री का जो बयान है, वो ऐसे संकेत दे रहे हैं कि कूटनीति से रास्ता निकलेगा। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट बनाया, ये वो लगातार कह रहे हैं। उनका ये कहना है बार बार कि नेतन्याहू के दबाव में ये किया गया है। ट्रंप ने क्षेत्र को संकट में डाल दिया है, ये अली लारीजानी कह रहे हैं, जो कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी के प्रमुख हैं, नेशनल सिक्योरिटी हेड मान लीजिए। और वहीं ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट नहीं, ट्रंप ने इजराइल फर्स्ट कर दिया है। जाहिर तौर पर यह संदेश अमेरिका के आम लोगों के लिए है कि भाई देखिए, आपके सैनिक यहाँ पर आ रहे हैं, आपके आर्म्स आ रहे हैं, ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान थ्रेट नहीं है सीधा अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका फर्स्ट नहीं, इजराइल फर्स्ट पर वो काम कर रहे हैं। तो जो विदेश मंत्री हैं उनका निशाना साफ है। वहीं ट्रंप ने आज ये कहा है कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बीते दिन उन्होंने रात में देर रात, जब भारत में देर रात हो रही थी और वहां सुबह, तब उन्होंने ये कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब ईरान बातचीत की मेज पर आने को तैयार है। मुझे संकेत मिल रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के ये तेवर देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। और फिर जब यहां पर सुबह हुई और वहां पर रात, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है युद्ध लंबा खिंचेगा। सुनिए। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives.
जब तक हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं युद्ध जारी रहेगा। शहजाद पूनावाला, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से इसे देखा जाए? देश के अंदर भी हमने देखा कि जो डर था कि धार्मिक आधार पर लामबंदी होगी, करगिल की तस्वीरें जो बीते दिन की थी, लेह की तस्वीरें थी, उसके बाद भी अलग अलग जगहों पर तस्वीरें, और आपके तो अब सांसद निशिकांत दुबे भिड़ गए मल्लिकार्जुन खड़गे से खामनेई के मुद्दे पर। शहजाद जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे विषयों पर चर्चा होती है तो सत्ताधारी और विपक्षधारी नहीं होता, देश की एक ही विदेश नीति होती है। और ये शायद हमको किस प्रकार से महाभारत के समय पर भी युधिष्ठिर जी ने बताया था कि हम 100 बनाम 5 होते हैं अंदरूनी लड़ाई में, पर जब भारी लड़ाई होती है तो 100 और 5 105 हो जाते हैं। पहले तो मैं आपके इस चैनल और शो के माध्यम से एक बात, केवल एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूँ। मैं स्वयं आगा खानी समाज से या निज़ारी इस्माइली शिया समाज से आता हूँ, और 1947 में जो मेरे बाप दादा ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान नहीं बल्कि हमने भारत में रहने का चुनाव किया, मैं आज तक उसका कृतज्ञता महसूस करता हूँ, भारत के प्रति भी और मेरे परिवार के प्रति भी, कि 55-60 ऐसे देश हम देखते हैं अगल बगल में भी, बाहर भी, एक देश ऐसा नहीं है जहां पर सुख शांति है। और यहां पर एक भारतीय शिया आगा खानी मुसलमान आपके चैनल पर बैठा है, सुख शांति और फ्रीडम के साथ अपनी बात रख सकता है। आज पूरी दुनिया में देखिए क्या तस्वीर आ रही है, दुबई, शारजाह। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर लेबनान सरकार का बयान है। दिलचस्प होगा देखना कि लेबनान सरकार हिजबुल्लाह पर क्या कह रही है। हिजबुल्लाह का मिलिट्री एक्शन गैर कानूनी, ये लेबनान का है, तो ये एक अच्छा संकेत है जनरल मेस्राम, क्योंकि इस पर अब देखिए ये आशंका बनी हुई थी कि हिजबुल्लाह अपना हथियार डाल दे, सरेंडर करे अगर लेबनान कह रहा है, क्योंकि ये वो घड़ी थी जब इजराइल को एक खतरा लेबनान की भी तरफ से था। और ऐसे में जब लेबनान की सरकार खुलकर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के खिलाफ स्टैंड ले रही है, ये एक अच्छा डेवलपमेंट माना जा सकता है। हाँ बिल्कुल अंजना, लेबनान की सरकार का ये जो बोल्ड स्टैंड है तो वो सराहनीय है, क्योंकि देखिए उनको भी पता है ये जो प्रॉक्सीज हैं और जो उनके टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं, और इनका अभी एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने प्रॉक्सीज हैं ये बीच में काफ़ी वीक कर दिए गए थे इजराइल द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन और सऊदी अरब से भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बहरीन के किंग से प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से भी उन्होंने बात की है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री लगातार मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश, क्योंकि देखिए कई मायनों में अब ये युद्ध ईरान वर्सेस 11 हो गया है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इजराइल है, जिसमें मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश हैं, जो लगातार, जहां पर इस वक्त भी जब हम लोग ये बुलेटिन कर रहे हैं तब भी कई जगहों पर ड्रोन से, मिसाइल से ईरान हमला कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश, प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब में जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है, और ये जाहिर तौर पर ईरान जो इस वक्त कर रहा है उसको हर कोई उसकी निंदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंड लिया इस पर और उन्होंने इसकी निंदा की है, क्योंकि अगर आपका युद्ध इजराइल और अमेरिका से है तो आप इन देशों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और ये एक वाजिब सवाल है। ईरान ने शायद खुद भी जो इस पूरी आग को फैलाने की स्ट्रेटजी पे तो काम किया है, लेकिन ये उसको उल्टा ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है, सऊदी अरब के किंग से बात की है और उन्होंने इसकी निंदा की है। जनरल मेस्ट्रॉन। या बिल्कुल, ये देखिए जो प्रधानमंत्री ने ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्री से जो बात की है उसमें साफ निर्भर ये उभर के आता है कि एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जितनी कंट्रीज हैं ये रेडिकलाइज नहीं है, बल्कि ये इतनी लिबरल कंट्रीज हैं। यहाँ पर आज 90 लाख भारतीय गए हैं तो किसी वजह से तो गए हैं, बल्कि एंटी रेडिकलाइजेशन, कट्टरवाद के खिलाफ है, और ये अपने देश को आगे ले जा रही है। सऊदी अरेबिया का सऊदी अरेबिया देखिए, तो अभी यूएई आप देखिए, वो उसी का वो अभी वो जो मुस्लिम यूनिटी की बात होती है वो बहुत क्लियर है। मुस्लिम ब्रदरहुड, वो खासकर अभी यूके में जो यूनिवर्सिटी है वहां जाके उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप वहां दाखिला मत ले क्योंकि वहां रेडिकलाइजेशन हो रहा है। कहने का मतलब है यूएई एक ऐसी कंट्री है कि वो इतना वहां पर हर धर्म का आप मतलब कोई बात ही नहीं करता है उधर धर्म के बारे में। और अबू धाबी में मंदिर है, सब कुछ है। इनॉग्रेशन पे मैं गई थी, प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं हर कंट्री के लोग बैठे तो वहां रेडिकलाइजेशन प्रोग्रेसिव है। तो ये पूरा जो एक आईमेक कॉरिडोर वाला बेल्ट है कितना प्रोग्रेसिव है, ये पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट चाहता है। और एक तरफ है ईरान जो ये प्रॉक्सीज करके और हिजबुल्लाह, हमास, ये सबको खड़ा करके इन कंट्रीज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आज यमन को देखिए, बुरे हाल है उनके।
ईरान के खुद के डेवलपमेंट देखिए, अभी भी वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अपनी ईगो के लिए। जनता है उसके लिए तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बस वो ईगो पे आ गए कि हमने लड़ाई लड़ना है और सबको इस लड़ाई के आग में झोंकना है, इस आग में झोंकना है। और देखिए ना, मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर दोनों की कतर से पुतिन ने बातचीत की है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यूएई के राष्ट्रपति से भी व्लादिमीर पुतिन ने बात की थी और उसके बाद से जानकारी आ रही है कि कतर के भी राष्ट्राध्यक्ष से उन्होंने कतर के एमिर से बात की है। तो कुल मिलाकर एक कोशिश है। देखिए, ऐसे में परिस्थितियां निकलेंगी। इससे पहले भी अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी तो ओमान उसकी मध्यस्थता कर रहा था। डायरेक्टली बैठकर दोनों बात नहीं कर रहे थे, तो ओमान इस पक्ष से भी बात करता था, उससे भी करता था। ऐसे में अब कोशिश यही होगी कि एक मध्यस्थ को खोजा जाए और उसको, क्योंकि जिस तरह से अब ये बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जो जुड़े हुए हैं, अतुल लोंढे पाटिल साहब, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बातचीत कर रहे हैं। बात ही पूरे नहीं हाँ ठीक है, मैं अगली बार जब लौटूंगी तब आपसे बात करूंगी। अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आज जो परिस्थितियां बन रही है, आपको नहीं लगता है संजय मिश्रण जो कह रहे हैं वो बहुत मायने रखता है? भारत को ये तय करना है आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने वाले ईरान के साथ इस तरह से खड़े होने की क्या बेताबी है? नहीं, आतंकवादियों के साथ तो खड़े रहने का कभी सवाल ही नहीं आता। हाँ। ईरान देश को आप आतंकवादी कहते हो तो बात हो रही है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना ईरान चाहूंगा, देश को आतंकवादी नहीं कह रहा है, इसको गलत एंगल मत दीजिए। आपको भी पता है कि हम हिजबुल्लाह होती और हमास की बात कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह होती और हमास के साथ तो कोई खड़ा नहीं है। भारत देश के सरकार से हमारी विनती है कि सुनिए ना, हम ईरान खड़ा है। ऐसा है कि बातें अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी ना। हम अपने देश के हित की बात करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट की बात यह है कि हर वक्त ईरान जो है वो हमारे साथ खड़ा रहा है। जब हमारे खिलाफ अमेरिका गया, जब हमारे खिलाफ पूरा दुनिया गई, तब ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। आप जानते होंगे कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने जब एक रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी 1992-93 में, कि जम्मू कश्मीर पे उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था और वो हमारा हिस्सा है करने का एक रिजोल्यूशन पास कर। उस वक्त दिनेश सिंह हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, बीमार थे, काफी एम्स में एडमिट थे। तो जल्दी बोलना होगा सर, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। हाँ, जल्दी बोलिए। उनको भेजा गया और ईरान के शाह ने उनको पूछा कि ऐसे आने की जरूरत क्या पड़ी, तो उन्होंने कहा ये ऐसा ऐसा मसला है, और ईरान ने हमको सपोर्ट किया था। जब हमें ऑयल नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने ऑयल फॉर फूड हमको दिया था। तो ऐसे कई मौके हैं, कई मौकों पर हमारे साथ खड़ा रहा है। ट्रस्टेड एंड ट्रेड एलिये है हमारा वो, और सदियों से हमारे रिलेशन है ये। और ईरान ने कब कब विरोध किया है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसी एक पार्टी को रिश्ता तय करना है, देश को रिश्ता तय करना है। इजराइल से हम क्या रिश्ता रख रहे हैं? हम देश के बाहर है क्या? अरे तो मिलजुल के करना होगा ना, आप बाहर थोड़ी हैं। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं, अब रुक जाइए सर, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ग्राफिक्स दिखा रही हूँ, जो बता रही हूँ, वो भी सुन लीजिए। IAEA में ईरान के राजदूत का दावा जो है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ना, जो बड़ी बात है वो क्या है। आज ईरान की ऐसी स्थिति है ना कि वो मिडिल ईस्ट के देशों पे, नहीं सर मैं बाद में आऊंगी, मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर रहा है। हम इसके साथ खड़े हो सकते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में, दुबई में, जहां पर 40% भारतीय हैं, वहां पर वो हमला कर रहा है। इसका इस ऐसे वक्त पर क्या मतलब है खामेनेई के समर्थन का? आप भी तो सोच समझ के ही कुछ अपनी गोटियां खेल रहे होंगे ना। लेकिन यही कहते हैं कि कूटनीति में गोटियां नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मामला बहुत सेंसिटिव हो चुका है। और इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हम इसमें कुछ ही देर में हमारे साथ ईरान से भी मेहमान जुड़ेंगे। जनरल दयाल, सवाल यह है कि भाई ईरान ने कब साथ दिया? ईरान ने इस समय साथ दिया, उस समय साथ दिया। इजराइल के साथ भी तो हम हथियार खरीद रहे हैं, इजराइल से इतने सारे हथियार खरीद रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली हमें फायदा हो रहा है, तो उसको नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। देखिए, हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत टाइट रोप का मामला है। देखिए, मैं कभी भी किसी गलत उसका वो नहीं करता हूँ। हाँ। इस टाइम पे भारत को सिर्फ क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका इस टाइम पे किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो जब एक मुल्क सुनने को तैयार नहीं हो, ईरान सुनने को तैयार नहीं है, या तो हमारी दोनों मुल्क सुनते हो तो हम इसमें बीच में नाक अपनी डालें। जब दोनों मुल्क सुनने को तैयार नहीं है और हमारे उस इलाके में इंटरेस्ट है, तो मैं समझता हूँ समझदारी ये है कि इस टाइम पे चुप रहे। जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है, देखिए, अयतुल्लाह खोमेनी को लेकर मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट्स की जब अगर आप वायलेट करते हैं, अगर अमेरिका ने वायलेट की है सॉवरेनिटी ईरान की, तो अमेरिका को क्रिटिसाइज करना प्रिंसिपल पे, और अगर ईरान इनकी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है बाकी गल्फ स्टेट की, तो ईरान को क्रिटिसाइज करना है। जब तक जो बुद्धिजीवी मुल्क हैं, जो पावरफुल मुल्क हैं,
जो प्रिंसिपल्स पे चलने वाले मुल्क हैं, अपना हित साधिए, लेकिन जब प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, तो मैं समझता हूं अंजना सबको इस पर बोलना चाहिए, तभी ये लोग बैकफुट पे जाएंगे। वरना ट्रंपिज्म में है, ट्रंप यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, ट्रंप बिल्कुल किसी की सुनता नहीं है, ट्रंप अपनी मनमानी कर रहा है और तानाशाही करेगा। और ईरान जो है, जो वो कर रहा है गल्फ में, मैं समझता हूं बाकी कंट्रीज पे, दुबई पे, पीसफुल पे, एयरपोर्ट्स पे, ये गलत है, क्योंकि वहां दुनिया भर के लोगों के इंटरेस्ट है, दुनिया भर के बच्चे हैं, दुनिया भर के फैमिलीज हैं, उसको भी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अयतुल्लाह खोमेनी नहीं है, जो सेकंड रंग लीडरशिप है। अंजना, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं आपके दर्शकों से। अयतुल्लाह खोमेनी और जो कुछ बुद्धिजीवी जैसे राष्ट्रपति वहां के, वो बिल्कुल इन गल्फ कंट्रीज से नहीं चाहते थे।